अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं मेजॉरिटी लेके, जिस तरह से सोच रहे थे कि 400 पार 300 पार, ये सारे सपने हैं, राज्यसभा में इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर किसी तरह से लोकसभा में हासिल करते हैं तो क्या करेंगे, एक दिन लोकसभा से 20-30 सांसदों को बर्खास्त करेंगे एक हफ्ते के लिए। बड़ा इंडिसिप्लिन दिखा रहे थे, शोर कर रहे थे, बोल रहे थे, प्रधानमंत्री की अवमानना कर रहे थे, 10 दिन के लिए बाहर। और राज्यसभा से 50 एमपी को 10 दिन के लिए बाहर कर देंगे, और उस 10 दिन के अंदर संविधान संशोधन का प्रस्ताव आएगा भी, पास भी हो जाएगा। एक बात आप गांठ बांध लो, बीजेपी की 272 सीट नहीं आ रही है। बहन जी से पूछा, बहन जी वोट किसे देंगी? कहती भाई बीजेपी को तो नहीं दूंगी और किसी को भी दे दूंगी, लेकिन आएगा मोदी। फिर मैं भाई साहब के पास गया कि भाई साहब क्या विचार है? कहते इस बार तो बीजेपी को सजा दूंगा लेकिन आएगा मोदी। फिर इनके पास गया, ये कहते हैं कि भाई मैं तो एकदम तय करके बैठा हूं लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, आएगा तो मोदी। देश भर में इन्होंने फैला दिया है 400 पार 400 पार 400 पार। मैं पहले दिन से कह रहा हूं भाई ये 400 पार 400 BC का खेल है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटे से लेख का हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। ये लेख किसी ऐरे गहरे आदमी का नहीं है, ये लेख किसी अमित मालवीय का नहीं है, ये लेख परम आदरणीय योगी जी का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का लेख है। आप कहोगे मुझे कहां से मिला? ये योगी जी की अपनी वेबसाइट पे पढ़ा है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। योगी जी की वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आप सब खोल लेना, देख लेना। वेबसाइट है, वेबसाइट में उन्होंने लिखा है योगी जी के बयान, उनके इंटरव्यू, उनके कुछ प्रमुख लेख, और प्रमुख लेख में से एक लेख है आरक्षण की आग में सुलगता देश, शीर्षक है। तो आपको पता नहीं था आरक्षण एक आग है जो कि इस देश को लगी हुई है। जाति व्यवस्था आग नहीं है, अन्याय आग नहीं है, ऊंच नीच आग नहीं है, छुआछूत आग नहीं है, आरक्षण आग है। क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं इसका बंटवाइए, इसकी हजारों कॉपी करके बंटवाइए लोगों के बीच में। आज भी है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। परसों जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये है, और मैंने 5 मिनट पहले चेक किया, अभी भी उनकी वेबसाइट पे ये लेख लगा हुआ है। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस समय नहीं थे जब ये किया गया। किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। ओपनिंग लाइन कि कामचोर लोगों को निकम्मा बनाना हो तो बिना बैठे बिना काम किए उनको घर में कुछ देते जाइए। आरक्षण ये है, ये कह रहे हैं। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। तो ये आरक्षण नामक जो आपको बैठे बैठाए गिफ्ट मिल गई है, उसकी वजह से निकम्मापन अब सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आजादी के बाद इस देश और इसके समाज को स्वावलंबी बनाने की बजाय अधिकाधिक संकीर्ण तथा अकर्मण्य अवश्य बना दिया है। ये इस देश में अकर्मण्य बना दिया। मैं चाहता हूं इस पूरे लेख को आप पढ़ते जाइए, अभी बोर नहीं करूंगा आपको, पूरा सुनाता के। पूरे लेख में उन्होंने लिखा है कि कैसे आरक्षण की व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत है, नहीं तो ये पूरा देश ऑलरेडी अकर्मण्य बन गया है और बस ये देश का बंटाधार होने ही वाला है आरक्षण व्यवस्था के कारण। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसको ये बीजेपी वाले भावी प्रधानमंत्री बताते हैं, मतलब मैं तो कान को हाथ लगाता हूं कि भैया इतना भी इस देश का दुर्भाग्य होगा क्या कभी? उस व्यक्ति का लेख है ये, एक लेख की बात नहीं है। EWS रिजर्वेशन कौन लेके आया? EWS रिजर्वेशन से SC ST OBC को बाहर रखने का काम किसने किया? ये क्या मामला है? गरीबों के लिए आरक्षण, चलिए मान लीजिए चलो कि ठीक है गरीबों के लिए कर लो, गरीबों के लिए आरक्षण, लेकिन अगर कोई SC का गरीब है, ST का गरीब है, OBC गरीब है तो उसको गरीब का आरक्षण नहीं मिलेगा। कहां का नियम बनाया आपने? ये सब इसी सोच की देन है। तो पहला सवाल कि भाई आपको कैसे पता कि ये लोग संविधान में बदलाव करेंगे? मैंने बता दिया। दूसरा, संविधान में क्या बदलाव करेंगे? पूरा तो पता नहीं, पर ये 4-5 जरूर करेंगे, बाकी कुछ और करेंगे ही करेंगे। इतने से मन तो भरेगा नहीं उनका, है ना।
ये जो बार बार कहते हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये पूरी चीज है वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी वन लीडर। ये है योजना सारी, जो रूस में पुतिन करता है, जो हंगरी में होता है, जो तुर्की में होता है। लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके हैं। फिर तीसरा सवाल पूछेंगे, कोई ज्यादा कानून वाला हमारा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहस करने में लोगों का बड़ा मन लगता है। वो कहेंगे भाई साहब लोकसभा में करने से सिर्फ संविधान थोड़ी बदल सकते हैं ये लोग, राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए 2/3, इसके बगैर तो नहीं कर सकते। आप तो यूं ही उड़ा रहे हो, ये बदलेंगे नहीं, बदल सकते ही नहीं। उसका भी जवाब मैं बता देता हूं। उसकी रिहर्सल इन लोगों ने कर ली है। आपको ध्यान है ये संसद खत्म होने से पहले 2 महीना पहले क्या किया था? 140 एमपी को बाहर किया था। वो रिहर्सल थी। तो क्या होगा अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं मेजॉरिटी लेके, जिस तरह से सोच रहे थे, ये 400 पार 300 पार, ये सारे सपने हैं। राज्यसभा में इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर किसी तरह से लोकसभा में हासिल करते हैं तो क्या करेंगे? एक दिन लोकसभा से 20-30 सांसदों को बर्खास्त करेंगे। एक हफ्ते के लिए बड़ा इंडिसिप्लिन दिखा रहे थे, शोर कर रहे थे, बोल रहे थे, प्रधानमंत्री की अवमानना कर रहे थे, 10 दिन के लिए बाहर। और राज्यसभा से 50 एमपी को 10 दिन के लिए बाहर कर देंगे। और उस 10 दिन के अंदर संविधान संशोधन का प्रस्ताव आएगा भी, पास भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इन चीजों का सोचना मत। कोई कहते कि नहीं 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 पास ही नहीं कर सकते, आप तो यूं ही बात फैला रहे हो। भैया ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल मेथड है। और मैं आपको बता रहा हूं क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यही होगा। तो फिर कोई पूछेगा कि अगर ऐसा है तो ये बताओ क्या किया जाए। और फिर कोई पूछेगा कि कोई विकल्प भी है क्या हमारे पास, और पूछेगा कि ऐसा करने से फायदा होगा भी क्या, रोक भी सकते हैं क्या हम। बस वो बात करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बस एक संदेश हम लेके जाएं, बाकी इधर उधर की बहुत बातें नहीं। क्या कर सकते हैं? अभी भी हमारे हाथ में है ये खेल। 25 तारीख को इन्हें वोट की चोट दीजिए। संविधान पे जो हमला करेगा उसको हम वोट की चोट देंगे। कोई पूछेगा कि भाई वोट की चोट देने से कोई फायदा होगा क्या, रोक सकते हैं क्या हम? क्योंकि देश भर में इन्होंने फैला दिया है 400 पार 400 पार 400 पार। मैं पहले दिन से कह रहा हूं भाई ये 400 पार 400 बीसी का खेल है और कुछ नहीं है। ये बीजेपी का पुराना खेल है कि सामने वाले को मैच शुरू होने से पहले इतना डरा दो, इतना डरा दो कि वो वॉक ओवर देके मैदान छोड़ के भाग जाए। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ऑपोजिशन वाले अगर मैदान में खड़े रहे तो बस आप चिंता मत करो, बस खड़े रह जाना, मैदान मत छोड़ के चले जाना, जैसे 2019 में छोड़ दिया था। डटे रहना है। और आज मैं आपको बता सकता हूं मेरे दोस्तों, पिछले 6 हफ्ते में मैं तेलंगाना गया, कर्नाटका गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। इतने राज्यों की बात तो मैं आंख देखी आपको बता सकता हूं। बाकी राज्यों की बात जो दोस्तों से सुनी है, समझदार लोगों से सुनी है, पढ़ी है, वो बता देता हूं। एक बात आप गांठ बांध लो, सबके सामने बोल रहा हूं, वीडियो बना चुका हूं और ये वीडियो अब बन भी रहा है। बीजेपी की 272 सीट नहीं आ रही है। ये टोटल प्रचार कर रखा है इन लोगों ने। मेरे को एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी। मैं घूम रहा था, गांव गांव घूमता हूं मैं, बस सब नेतागिरी छोड़ के गांव गांव जाता हूं, लोगों से बात करता हूं और करना चाहिए सबको ये काम। तो मैं गया, बहन जी से पूछा, बहन जी वोट किसे देंगी? कहती भाई बीजेपी को तो नहीं दूंगी और किसी को भी दे दूं, लेकिन आएगा मोदी ही। फिर मैं भाई साहब के पास गया कि भाई साहब क्या विचार है? कहते इस बार तो बीजेपी को सजा दूंगा लेकिन आएगा मोदी ही। फिर इनके पास गया,
ये कहते कि भाई मैं तो एकदम तय करके बैठा हूं, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, आएगा तो मोदी। सारे देश में इन्होंने ये वहम फैला रखा है कि आएगा तो मोदी ही, और सारा मीडिया इनके साथ है इस प्रपंच के अंदर। और जिस दिन ये वहम टूट गया, पूरा नहीं टूटा है, जिस दिन ये वहम टूट गया, बीजेपी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये जादूगर का खेल होता है ना, जादूगर स्टेज के ऊपर है, हवा से ताश का पत्ता निकाला, यहां से छुरी निकाला, ये लड़की को गायब कर दिया, सारे मुंह में उंगली डाल के देखते हैं, अरे भाई क्या कर दिया, क्या कर दिया। फिर अचानक किसी बच्चे को दिख जाता है कि इसने तो अपनी स्लीव के अंदर कार्ड छुपाया हुआ था, वहां से निकाला है, और कोई बच्चा बोल देता है ये तो चीटिंग कर रहा है, और इतने में जादूगर का जादू खत्म हो जाता है। एक बच्चे ने पकड़ लिया कि ये तो स्लीव से निकाला हुआ है कार्ड, तो जादू खत्म हो जाता है। तो इनका जादूगर वाला खेल है, और ये खेल जिस दिन पूरी तरह पकड़ में आ गया, ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रयास करना है। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब की जिम्मेवारी है। अगले 5 दिन यहां, उसके बाद पंजाब में है, 25 तारीख को दिल्ली में और हरियाणा में है, और 1 तारीख को पंजाब में है। हम सब की जानकारी है, रिश्तेदारियां हैं, सबकी पहचान है, सब जानते हैं। सबको वहां संदेशे पहुंचाने हैं, सबको बात पहुंचानी है। इसका इंतजार मत करना कि वहां पे कोई आपके पास आया कि नहीं आया। कोई आए बुलाने या ना बुलाने आए, ये कोई बारात नहीं है। जिस जिसके घर में बाबा साहब की फोटो लगी है, जरा हाथ उठा के बताना। भगवान वाल्मीकि की फोटो लगी है तो बता देना। लगी है ना सबके यहाँ? तो एक बात कहूं, चुनाव वाले दिन सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर देख लेना और ये सोच लेना कि आज उनका बुलावा आया। उससे बड़ा बुलावा कोई हो नहीं सकता। ना कोई कैंडिडेट चाहिए, ना कोई पार्टी चाहिए। और मेरे भाई ने कहा, मैं सहमत हूं, कल को जरूरत हुई तो इनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आज जरूरत है, संविधान बचाने के लिए आज जरूरत है कि इस संविधान विरोधी पार्टी को उतारा जाए। उसके लिए जहां झाड़ू वाला कैंडिडेट हो, झाड़ू वाले कैंडिडेट को, जहां पंजे वाला कैंडिडेट हो, वहां पंजे वाले कैंडिडेट को, इनको वोट देंगे और सब कुछ माहौल बदलेगा। तो मिलके मेरे साथ एक बार फिर कहिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम।